नमस्कार साथियों, ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस प्रशिक्षण के चतुर्थ मॉड्यूल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लैंगिक समावेशन के सत्र गणित और विज्ञान शिक्षण के माध्यम से लैंगिक समावेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण के बाद शिक्षक गणित एवं विज्ञान से संबंधित अपनी लैंगिक दृष्टि को समझ सकेंगे। विज्ञान एवं गणित शिक्षण के दौरान लैंगिक समावेशन करने में सक्षम हो सकेंगे। शिक्षक पूर्वाग्रहों से दूर होकर छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम हो सकेंगे। साथियों, इस सत्र में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। गणित शिक्षण के दौरान हम किस तरह से लैंगिक पक्षपात की पहचान कर सकते हैं। गणित शिक्षण के दौरान लैंगिक समावेशन की जरूरत क्यों है। लैंगिक समावेशन के प्रयास किस तरह से किए जा सकते हैं। उसके बाद विज्ञान शिक्षण में लैंगिक पक्षपात की पहचान कैसे कर सकते हैं। विज्ञान शिक्षण में लैंगिक समावेशन की जरूरत क्यों है और विज्ञान शिक्षण करते समय हम लैंगिक समावेशन का प्रयास कैसे कर सकते हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि इतिहास में विज्ञान, गणित व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं को बहुत कम अवसर प्राप्त होते थे, जबकि ट्रांसजेंडर के बारे में तो ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। किंतु आज हम यह जान चुके हैं कि विज्ञान या गणित में निपुणता का महिला, पुरुष या ट्रांसजेंडर होने से कोई संबंध नहीं है। किंतु आज भी कुछ लोगों का यही मानना है कि लड़कियां विज्ञान व गणित को कम समझती हैं, जबकि इसका सीधा संबंध रुचि, अवसर, अभ्यास तथा क्षमता से है। आज की जरूरत है कि सभी जेंडर विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से विकास की मुख्य धारा में शामिल हों और इसी के तहत 15 अप्रैल 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ट्रांसजेंडर को भी अदर जेंडर के रूप में समानता का अधिकार प्राप्त हो चुका है। हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि शकुंतला देवी जी को पूरे विश्व में मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रतिष्ठित गणितज्ञ थी। साथ ही श्रीनिवास रामानुजन इयंगर जी को भी आधुनिक काल के महान गणित विचारकों में गिना जाता रहा है। यानी गणित में जेंडर का भेद नहीं है। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो पाते हैं कि जानकी अम्माल जी एक विश्वविख्यात वनस्पति और कोशिका वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने वानस्पतिक खोजों में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वहीं पुरुषों में जगदीश चंद्र बोस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने भौतिकी, जीव विज्ञान व वनस्पति विज्ञान में कई महत्वपूर्ण खोजें की। तात्पर्य यह है कि गणित या विज्ञान का जेंडर से कोई संबंध नहीं। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि गणित शिक्षण के दौरान लैंगिक पक्षपात को कैसे पहचान सकते हैं। क्या हम लड़कियों को गणित में कमजोर मानते हैं? क्या हम ट्रांसजेंडर को गणित के लिए योग्य नहीं मानते हैं? यदि ऐसा है तो हम लैंगिक पक्षपात कर रहे हैं। हम सभी ने कुछ प्रश्न ऐसे देखे हैं, जैसे 10 पुरुष और 15 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करती हैं, तो 15 पुरुष और 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगी। ऐसे प्रश्नों के माध्यम से हम काम करने की क्षमता का निर्धारण जेंडर के आधार पर कर रहे होते हैं, जो कि उचित नहीं है। वर्तमान समय में गणित शिक्षण के दौरान लैंगिक समावेशन की जरूरत है, जिससे कि छात्रों में जेंडर के आधार पर भेदभाव न हो और सभी के अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा समान रूप से की जा सके। लैंगिक पक्षपात होने से छात्रों के
मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो कि उनके विकास में बाधक हो सकता है। इसलिए गणित शिक्षण में लैंगिक समावेशन की जरूरत है। गणित शिक्षण में लैंगिक समावेशन के प्रयास के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि शिक्षक स्वयं लैंगिक रूप से पक्षपाती न हो। पाठ्यवस्तु में लैंगिक समावेशी प्रसंगों, उदाहरणों एवं प्रश्नों का समावेश किया जाए। जैसे एक व्यक्ति को 15 लोगों का भोजन बनाने में 3 घंटे का समय लगता है, तो उसी काम को 2 व्यक्ति कितने समय में कर लेंगे। तात्पर्य, भोजन बनाना किसी जेंडर विशेष का कार्य नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। अब बात करते हैं कि विज्ञान शिक्षण में हम लैंगिक पक्षपात की पहचान कैसे कर सकते हैं। क्या हम इस पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि विज्ञान विषय लड़कियों के लिए नहीं है, या लड़के इसमें ज्यादा बेहतर कर सकते हैं? यदि इसका जवाब हाँ है, तो हम लैंगिक पक्षपात कर रहे हैं। विज्ञान में लैंगिक समावेशन की जरूरत है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि महिलाएं झाड़ फूंक जैसी चीजों पर जल्दी विश्वास कर लेती हैं। इसलिए आवश्यक है कि जेंडर के क्षेत्र में हम सभी को समावेशी होने की आवश्यकता है और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। सभी जेंडर के छात्र तकनीकी रूप से कुशल हो सकें और अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकें, और सभी जेंडर के छात्र विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। आइए एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि हम कक्षा में लैंगिक समावेशन का प्रयास कैसे कर सकते हैं। बच्चों, आज आप सब ये बताओ कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। अमित, आप बताओ बेटा। सर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छे अमित। अथर्व बेटा, अब आप बताओ कि आप क्या बनना चाहते हो। सर, मुझे तो माँ के जैसा खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़ा होकर माँ के जैसा खाना बनाना चाहता हूँ। खाना तो लड़कियाँ बनाती हैं। शांत रहो बच्चों। तरुण, अब आप बताओ कि आप क्या करना चाहते हो। सर, मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और सबका इलाज करूंगा। बहुत अच्छे तरुण। अनिका बेटा, आप बताओ कि आप क्या करना चाहती हो। मैं तो बड़ी होकर हवाई जहाज उड़ाना चाहती हूँ। ये तुमसे नहीं होगा, ये तो लड़कों का काम है। शांत हो जाओ बच्चों। आप सबकी बातों को सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन ध्यान रहे, कोई भी काम लड़की, लड़के या ट्रांसजेंडर में नहीं बटा होता है। किसी भी कार्य को कोई भी कर सकता है, किंतु सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे अवसर मिला या नहीं, उसकी क्षमता क्या है और उसने अभ्यास कितना किया है। समझे बच्चों? विज्ञान शिक्षण के माध्यम से लैंगिक समावेशन के प्रयास हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। सभी जेंडर के विद्यार्थियों को विज्ञान सीखने के समान अवसर दिए जाएं। विज्ञान शिक्षण के समय सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए तथा सभी जेंडर के छात्रों को विज्ञान सीखने के लिए समान रूप से प्रोत्साहित किया जाए। कक्षा का वातावरण ऐसा हो कि विद्यार्थी सभी जेंडर के प्रति संवेदनशील हो सकें। अंत में
इस प्रशिक्षण के बाद आप सभी से आशा है कि हम अपने बच्चों को उनकी रुचि के अनुरूप विषय चयन में उनका सहयोग करेंगे। जैसे यदि किसी बालक को गृह विज्ञान में रुचि है तो उसे गृह विज्ञान, और यदि किसी बालिका को कृषि विज्ञान में रुचि है तो उसे कृषि विज्ञान का चयन करने का अवसर दिया जाए, और यही दृष्टिकोण ट्रांसजेंडर के प्रति भी रखा जाए। आप सभी इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।